हेलो एवरीवन, एस्पिरेंट्स पर आपका स्वागत है। एक टॉपिक हम इससे पिछली क्लास में कर चुके हैं, जिसमें पाषाण काल के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो आज इसमें हम टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले सिंधु सभ्यता के बारे में जान लेते हैं 2-3 इम्पोर्टेंट बातें। जो इसका टाइम पीरियड है वो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक है और ये कांस्य युगीन सभ्यता है। तो जो इसका नामकरण हुआ है, तो जो सबसे पहले खुदाई में इसके बारे में जानकारी मिली थी वो हड़प्पा साइट से मिली थी, जो पाकिस्तान में है। और ये 1921 में खोज की गई थी जॉन मार्शल के द्वारा, और जिनके साथ दयाराम साहनी का नाम भी सामने आता है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि जो ये सभ्यता है, जहाँ जहाँ भी इसका भौगोलिक प्रसार है, जो उसका आकार है वो त्रिभुज के आकार में है। तो ये ध्यान रखना है कि त्रिभुजाकार है। और जो उसका सबसे ऊपरी पॉइंट या फिर नॉर्थ की जो साइट है, तो वो उसका नाम है, वो जम्मू कश्मीर में पड़ती है जगह मांडा। और जो पूर्वी है वो यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर। जो दक्षिणी साइट है वो है दैमाबाद, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो सबसे पश्चिमी साइट है वो है सुटका गिंडोरी, पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा जो इसका प्रसार था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों देशों में आता है। तो अफगानिस्तान को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर 3 साइट्स हैं। इसके अलावा जो यहाँ के मेजर साइट मिली हैं, उन वो किन-किन नदियों पे, क्योंकि जो ये सभ्यता है वो नदी के आसपास के ही एरिया में विकसित हुई थी। तो जो जिस नदी पे ये बसी हुई थी, उन सब नदियों के बारे में हमें नाम या जानकारी होनी चाहिए। तो 2-4 के नाम जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के, और जो चनौदड़ो है ये दोनों सिंध में पड़ते हैं। तो ये भी सिंधु नदी के ही तट पे है। इसके अलावा जो रोपड़ है ये पंजाब में है, इंडिया में। ये सतलज पे है। जो मांडा है या मांदा बोल देते हैं, ये सबसे ऊपर जो जे.एंड.के में है, ये चिनाब में पड़ता है या चिनाब नदी के तट पे। इसके अलावा जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है। ये घग्गर नदी के किनारे है। और हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, ये 2 साइड घग्गर नदी के किनारे पे। और भगवानपुरा ये भी हरियाणा में है, ये सरस्वती नदी के किनारे पे है। इसके अलावा धोलावीरा एक इम्पोर्टेंट साइट है, ये गुजरात में पड़ती है और ये लूनी नदी के तट पर है। और गुजरात में ही एक लोथल साइट है, ये पोर्ट भी था, बंदरगाह, और ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा जो दैमाबाद, जो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है इसका साइट का, वो दैमाबाद है, वो पड़ता है परवर या फिर परवरा नदी के किनारे पर। तो इसके बाद जो एक लास्ट नाम आता है आलमगीरपुर, जो कि सबसे पूर्वी साइट है। तो वो है हिंडन या फिर यमुना नदी के किनारे पर। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि किस-किस नदी पर कौन-कौन सा पड़ता है। और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पूछा गया कि चांदी के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन में हड़प्पा संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति, वैदिक संहिताओं में और चांदी के हाथ सिक्कों में। तो बताइए किसमें मिलते हैं सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। तो जो हाथ सिक्के हैं वो हमें पता है कि वैदिक काल में या फिर हड़प्पा काल में भी जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो नहीं आए थे। जो सिक्कों को सबसे पहले पाया गया है वो बुद्ध काल में ही पाया गया है, 600 बीसी के आसपास के। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। वैदिक संहिताओं, यहाँ तक भी चांदी नहीं मिलती थी। यहाँ भी लोहे का ही ज्ञान था, और वो भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था लोहे की हेल्प से। तो चांदी का यहाँ भी कोई खास जिक्र नहीं होता है। और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ ये 2 टाइम पीरियड में आई है। एक हड़प्पा से पहले 3500 से लेकर 2600, और एक हड़प्पा के बाद में भी आई है, वो 1900 से लेकर 1200 या 1000 बीसी तक। तो यहाँ जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, यहाँ तांबे का यूज होता था और छोटा ही स्केल पे था, और इसके मतलब कोई और मेटल नहीं थी, ना ही लोहे का जिक्र आता है। बस कांसे का थोड़ा बहुत अपवाद स्वरूप ही यहाँ पर जिक्र मिलता है ताम्रपाषाणिक में भी। तो इसका जो चांदी वाला क्वेश्चन है, इसका सबसे जो आंसर बनेगा वो हड़प्पा सभ्यता में ही
देखने को मिली है। इसके अलावा देख लेते हैं कि क्या क्या जो और जो मेटल्स हैं वो मिलती है हमें हड़प्पा सभ्यता से। तो इसमें जो हम आयात करते थे, तो आयात होता था सोना, चांदी और तांबे का, टिन का, गोमेद, लाजवर्त और शीशे का। तो जो सोना है वो हम आयात करते थे कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। और जो चांदी और टिन है वो हम अफगानिस्तान और ईरान से आयात होता था। इसके अलावा जो तांबा है वो खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान से आयात करते थे। गोमेद है वो सौराष्ट्र से। तो जो ये इंडिया में ही पड़ते हैं। उस टाइम स्पष्ट विभाजन नहीं था कि कौन सा भारत में और कौन सा बाहर है। तो ये जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सौराष्ट्र से गोमेद आयात करते थे, मेसोपोटामिया या इराक से लाजवर्त और ईरान से शीशे का। और जो चीजें इनके पास सरप्लस में होती थी उसका ये निर्यात करते थे। उसमें आ जाता है हमारा, जैसे कि ये लोग कृषि के उत्पाद थे उनका निर्यात करते थे। कपास निर्मित जो मतलब कपड़ा या कपास से निर्मित जो भी वस्तुएं होती थी उनका, टेराकोटा की मूर्तियां मिट्टी से बनती थी जो पकी हुई होती थी। उसके बाद चनहुदड़ो में कारखाना था ये मन के बनाने का, तो मन के भी आयात करेंगे। और लोथल से भी ये सैल, कोंच इत्यादि का सॉरी ये निर्यात करते थे। और हाथी दांत की वस्तुएं और तांबा ये इत्यादि भी ये निर्यात करते थे। देख लेते हैं इसका आंसर में। तो हड़प्पा में चांदी की जानकारी मिलती है हड़प्पा वासियों के पास, और प्रयोग के साक्ष्य, और ये राजस्थान से इसका आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, गाय, गैंडा, हाथी और बाघ। तो देखना है इसमें से कौन कौन से इन पर निरूपण या रिप्रेजेंटेशन होता था, कौन कौन से का नहीं होता था। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो गाय बनता है, क्योंकि गाय को किसी भी मोहर या फिर किसी भी टेराकोटा की मूर्ति पर अंकन नहीं किया गया। जो गाय है उसको वैदिक सभ्यता में जाकर थोड़ी इंपॉर्टेंस मिली थी, अभी तक गाय इंपॉर्टेंट पशु नहीं था। तो जो मोहरे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि मोहरे कैसे इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या मोहरों की खास बात थी। तो जो मोहरे होती हैं वो सबसे पहले बनी होती थी जो जिस पत्थर से, उसका नाम है सेलखड़ी। और इनका जो यूज होता था मे बी वो पहचान के लिए यूज करते थे इसको, या फिर थोड़ा बहुत व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, या फिर शैक्षणिक या शिक्षा के उद्देश्यों के लिए। और जो मोहरों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और जो इन पे सबसे ज्यादा जो अंकन किया गया है या निरूपण रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो जो एक श्रृंगी पशु था यूनिकॉर्न, तो उसका किया गया है। इसके अलावा स्वास्तिक के समान चिन्ह भी मिले हैं मोहरों पर। और इनका जो साइज होता था वो वर्गाकार होता था, 2 बाय 2 इंच का, और यह आयताकार होता था। और दोनों तरफ ये बना सकते थे तो मानव की आकृति या फिर कोई अभिलेख, और एक तरफ कोई जानवर। तो गाय नहीं होता था उसमें, बाकी सभी होते थे, गैंडा, हाथी और बाघ ये सब होते थे। तो ये बता रहे हैं कि जैसे गाय का चित्रण नहीं किया गया है, और हाथी सॉरी गैंडा, बाघ, हिरण और बेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में ही प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? चान्होदरो, कोटदीजी, देसलपुर। तो इनमें से बताना है सोगोरा कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो हम जैसे देखते हैं जो चान्होदरो है और कोटदीजी है ये दोनों हड़प्पा के स्थल हैं, और इनका ये सिंध में पड़ते हैं, पंजाब में, सॉरी इसमें जो आजकल पाकिस्तान में है। और जो देसलपुर है ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। और जो सोगोरा है ये साइट हड़प्पा की नहीं है, इसका जिक्र मौर्य काल में आता है, और अन्नागार या फिर अकाल के संदर्भ में यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का ही है, ये अशोक से पहले का ही साइट है जहाँ जिसका जिक्र आता है मौर्य काल में। तो जो स्थल नहीं है तो राइट आंसर इसका हो जाता है सी, सोगोरा। सोगोरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, गोरखपुर में, यानी कि पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर। बाकी सारे हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 सूची दी गई है, इनका मिलान करना है। प्राचीनतम जो स्थल हैं, साइट्स दिए गए हैं, और पुरातात्विक खोज जो जो मिली है यहाँ से वो बताना है।
तो लोथल है, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली। तो मिलान करना है, तो देख लेते हैं कि लोथल लोथल से हमें पता ही है कि लोथल से गोदीवाड़ा या फिर डॉकयार्ड मिला है, जहाँ पर जहाज निर्माण का या फिर समुद्री नाव का कारखाना था बनाने का। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा से हमें पता ही है ये जुता हुआ खेत मिला है। तो ए का मिलान हो जाता है 2 से और बी का 1 से। धोलावीरा और बनावली, बनावली से हमें पक्की जो ईंटों की एक हल्की प्रतिकृति मिली है। तो क्योंकि ये जो एक फैक्ट है ये नया है, ये पता नहीं होता, हालांकि ये 2002 में यूपीएससी पूछ चुका है कि जो धोलावीरा है इम्पोर्टेंट साइट है। ये 3 भागों में ये अपवाद स्वरूप ही है, वैसे तो जो सारी की सारी साइट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पूर्वी और पश्चिमी। जो धोलावीरा है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। तो धोलावीरा में एक बात और ये ध्यान रखनी है कि यहाँ से जो 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, तो जो चिन्ह है इनको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो अभी तक पता नहीं है इनके ऊपर क्या है लिपि अभी तक। तो इसके अलावा यहाँ से घोड़ों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, घोड़ों की खास जानकारी तो नहीं है इनको, लेकिन साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से भी। तो जिसका राइट आंसर होगा वो बी हो जाता है। देख लेते हैं आगे। लोथल से गोदीपड़ा और राजस्थान के कालीबंगा से ये जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हरियाणा में जो बनावली है यहाँ से हल की जो एक प्रतिकृति मिली है और गुजरात से ये शिलालेख मिला है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से निम्नलिखित में के सही कालांक क्रोनोलॉजी पूछी गई है। तो पहला है सिक्के के, सोने के सिक्के। दूसरा आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के। और थर्ड वन है लोहे का हल। और फिर है नगर संस्कृति। ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को कालानुक्रम में लगाना है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इनमें से। तो सबसे पहले देखते हैं, जो सिक्के आए थे वो सिक्के बुद्ध काल से स्टार्ट हुए हैं, और सोने के सिक्के तो और बाद में आए हैं। ये यूनानी या फिर इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले जारी किए थे सोने के सिक्के। और जो आहत आहत जो पंच्ड मार्क जो कॉइन्स आए थे, ये इससे पहले ही बुद्ध काल में दिखने शुरू हो जाते हैं 600 बीसी के आसपास में। और लोहे का हल है, ये वैदिक संस्कृति थी जो 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व में वहां पर लोहे का यूज होना शुरू हो गया था। प्रोडक्शन सरप्लस नहीं था, हालांकि ये ध्यान रखना है। तो नगर संस्कृति, तो हम देखते हैं जो हड़प्पा जो नगरीय संस्कृति थी, तो ये सबसे पहले आएगी। तो तो ये 2 ऑप्शन सबसे पहले अब तक हमने देख पा रहे हैं। उसके बाद लोहे का, तो इसके बाद थर्ड, उसके बाद आहत, यानी कि 4, 3, 2 और 1। तो डी जो आंसर है इसका वो सही हो जाता है। तो आगे चलते हैं। ये यही सारी बातें बता रहे हैं, हमने जिक्र कर लिया है सारा का सारा। जो सोने के सिक्के हैं वो बाद में ही जारी किए गए थे इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड दिया गया है, भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो वस्त्र तो बनाए जाते थे, हमें पता ही है। कहीं इसके अलावा भी कई शिल्प होते थे, जैसे हाथी दांत के भी बर्तन बनाने का। और इसके अलावा स्वर्णकार भी थे वहां पर जो आभूषण का काम करते थे। और सोने का ज्ञान भी था, टीन का मूर्तियां भी बनाई जाती थी मिट्टी की। इसके अलावा मन के बनते थे, मोहरें बनती थी। बर्तन दोनों तरह के बनते थे, मिट्टी के भी और धातु के भी। और इन सब चीजों का व्यापार भी होता था। वो हमने देख भी लिया कौन कौन चीजें आयात आती थी, कौन कौन निर्यात होती थी। तो कपास के जो साक्ष्य है वो तो मिले ही हैं। और इसके अलावा जो लौकिक सभ्यता थी, और लौकिक सभ्यता तो थी क्योंकि धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। इस बात का हमें साक्ष्य इस बात से ही मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग था वो ही एक रूलर की भूमिका में था। जो पुजारी थे वो शासक नहीं थे। जबकि जो इराक इसके समकालीन सभ्यता है वहां पर पुजारी जो होते थे वो शासक के तौर पर भी काम करते थे। लेकिन यहाँ पर जो पुजारी हैं वो लोग शासन में उनका रोल नहीं है। संभव मतलब अभी तक इसका अनुमान ही लगाया जाता है कि जो व्यापारी वर्ग है वो ही यहाँ पर शासन करता था। तो इसमें क्या होता है,
दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो सी 1 और 2 दोनों सही हैं। ये 2011 में पूछा गया है और उसके तुरंत बाद ही एमपी पीसीएस में भी पूछा गया है। यहीं पे बता रहे हैं कि धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था, और साक्ष्य मिले हैं कपड़े के या फिर कपास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही है। 2013 में क्वेश्चन आया है, ये यूपीएससी में ही। तो पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड, वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे। तो देख लेते हैं जो ऑप्शन सेट किए गए हैं वो 1, 2, 3, केवल 2 और 1 और 2। तो देख लेते हैं इनमें सबसे पहले, वो युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे गए। यहाँ पर ये इक्का गाड़ी या फिर जो बैलगाड़ी उसका यूज करते हैं, लेकिन उसमें घोड़े नहीं थे, क्योंकि व्यापार या परिवहन का जो पहिए का आविष्कार है या खोज है वो हो चुकी थी। पहिए का आविष्कार कर चुके थे और उसका वो परिवहन में यूज भी करते थे। तो बैलगाड़ी होती थी। अगर घोड़े का यूज करते भी थे तो युद्ध में नहीं होता था, क्योंकि हमें पता है कि ये लोहे की जानकारी यहाँ पर नहीं थी और ये ना ही तलवार बनाना जानते थे। तो तलवार का यहाँ पर यूज नहीं होता है, और तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो 3 ये ऑप्शन कट जाता है। उसके अलावा देखते हैं, ये देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। यहाँ पर जो ये थे प्रकृति पूजा करते थे, ये शिव सादृश्य एक देवता है उनकी पूजा करते थे। पेड़ों की और जंतुओं की इनकी पूजा भी करते थे ये। तो मतलब प्रकृति की पूजा करते थे, तो ये ऑप्शन सही है। और उसके अलावा फिर विशाल महल और मंदिर होते थे। तो जो घर थे इनके, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिला होते थे, इससे ज़्यादा इन्होंने नहीं बनाए थे। और मंदिर का जिक्र जाकर बाद में ही हो पाता है, वो भी गुप्त काल में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो 1 और 3 गलत हैं और केवल 2 सही है, तो बी आंसर राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं। ये बताया गया ही यही सारी की सारी जानकारी कि किन-किन का वो पूजा करते थे, जैसे कि पशुओं में इन सब की जानकारी मिलती है, चित्र भी मिलते हैं। हाथी, बाघ, भैंस या गैंडा और घड़ियाल। इसके अलावा घोड़े के चित्र का अभाव है, लेकिन इसके जो साक्ष्य हैं या फिर जो अस्थियां मिली हैं वो 3 जगह से मिली हैं, लोथल, सुरकोटडा और कालीबंगा, यहाँ से। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। तो हमें ध्यान रखना है कि टॉपिक कैसे पढ़ना है, कितना कवर करना है। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो वैदिक एज होगा, जिसमें हम 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का पूरा जो क्वेश्चंस अब तक के आए हुए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।